हेलो, आप सभी का इस चैप्टर के आखिरी पार्ट में स्वागत है। और अब हम विकास एवं वर्गीकरण के बारे में बात करेंगे। अब पहले तो ये जानना आवश्यक है कि अभिलक्षण क्या होता है। इसे इंग्लिश में हम कैरेक्टरिस्टिक्स भी कहते हैं। और कैरेक्टरिस्टिक्स यानी अभिलक्षण क्या होती हैं? तो जो भी आकृति अथवा व्यवहार का विवरण होता है किसी भी जीव में, वह उसका अभिलक्षण कहलाता है। तो उदाहरण के लिए आप देखिए, हमारे पास 4 पैर होते हैं। ये हमारा एक अभिलक्षण है, एक कैरेक्टरिस्टिक है। और पौधे प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, ये उनका अभिलक्षण है ना। अब 2 स्पीशीज के मध्य जितने अधिक अभिलक्षण समान होंगे, उनका संबंध भी उतना ही निकट होगा। जितनी अधिक समानताएं उनमें होंगी, उनका उद्भव भी निकट अतीत में समान पूर्वजों से हुआ होगा। तो इसका अर्थ ये है कि जितने सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे 2 स्पीशीज के बीच में, उतना ही आप कह सकते हो कि उनके पूर्वज कोई ना कोई उतने ही सेम हुए होंगे, या फिर उनका जो स्पीशीज का बढ़ावा हुआ है, हो सकता है उनका एक कॉमन ही उनका पूर्वज रहा हो। तो ये हम कैरेक्टरिस्टिक्स के माध्यम से समझ सकते हैं कि कितनी स्पीशीज आपस में कनेक्टेड है, या वो कितनी निकट है या कितनी दूर है। अब इसे हम एक उदाहरण के साथ चलिए समझते हैं। एक भाई एवं बहन अति निकट संबंधी हैं। उनसे पहले पीढ़ी में उनके पूर्वज समान थे, अर्थात वे एक ही माता पिता के संतान हैं। तो इसलिए भाई बहन तो बहुत निकट संबंधी है। अब उनके चचेरे या ममेरे भाई बहन भी उनसे संबंधित है, परंतु उनके अपने भाई से कम वो रिलेटेड है ना। इसका मुख्य कारण यह है कि उनके पूर्वज समान है, अर्थात दादा दादी जो उनसे 2 पीढ़ी पहले के हैं, वो समान तो हैं, लेकिन वो 1 पीढ़ी पहले के नहीं है, 2 पीढ़ी पहले के हो गए ना। तो उनमें ज्यादा डिफरेंसेस आ गए, उनमें वेरिएशंस ज्यादा आ गए। तो समानता कब होगी? जब वो एकदम ही भाई बहन होंगे, एक मम्मी पापा से। और अगर दादा दादी चचेरे मामा भाई बहन, तो उनके जो कॉमन एंसेस्टर हुआ वो दादा दादी हुए, तो उनमें जो निकटता है वो दूर हो गई, मतलब वो निकटता कम हो गई। तो जीवों को समानताओं और विभिन्नताओं के आधार पर समूहों में व्यवस्थित करने की विधि वर्गीकरण कहलाती है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या होता है? हम ये देखते हैं कि कौन से जीव हैं जो उनकी जो स्पीशीज है वो कितनी निकट है, यानी उनके क्या एंसेस्टर्स यानी पूर्वज क्या उनके एक ही थे, कॉमन ही थे, या अलग अलग थे। और अगर कॉमन थे तो कितने पास थे, और अगर दूर थे तो कितने दूर थे। तो जीवों को समानताओं और विभिन्नताओं के आधार पर समूहों में यानी ग्रुप्स में ऐसे व्यवस्थित करना, उस विधि को क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण कहते हैं, स्पीशी क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो विभिन्न विशेषताओं और समान पूर्वजों के आधार पर अंगों को इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। तो अंगों को किस प्रकार से हम क्लासिफाई कर सकते हैं? विभिन्न विशेषताओं और समान पूर्वजों के आधार पर। तो 2 प्रकार से उसको क्लासिफाई कर सकते हैं अंगों को, समजात अंग और समरूप अंग। अब दोनों को एक एक करके पढ़ते हैं। तो पहले तो समजात अंग क्या होता है? इसे कहते हैं होमोलॉगस ऑर्गन्स। होमोलॉगस ऑर्गन्स का क्या है? ये अंग एक ही पूर्वजों से विकसित हुए हैं, लेकिन उनके कार्य भिन्न हैं। उदाहरण के लिए पक्षियों के अंग, सरीसृपों के अंग और उभयचरों के अंग देखिए। तो ये है एक मेंढक का अंग, ये एक छिपकली का, ये चिड़िया का, ये मानव का। इन सब के देखिए आप अंग जो हैं अलग अलग हैं, है ना। तो इनमें से एक समान से कौन से हैं? पक्षियों के अंग यानी ये चिड़िया का अंग दिख रहा है ना, और रेप्टाइल्स के अंग, और ये जैसे छिपकली का दिख रहा है, और ये मेंढक का एम्फिबियंस के जो अंग दिख रहे हैं, ये एक दूसरे से समान है। तो
ये जो अंग है ये एक ही पूर्वज से किसी से विकसित हुए हैं और फिर ये स्पीशीज अलग अलग हो गई। तो इन अंगों के आधार पर हम जान सकते हैं कि ये स्पीशीज कितनी आपस में क्लोज हैं, इनके कितने क्लोज पूर्वज रहे होंगे, क्योंकि इनके समजात अंग जो होमोलॉगस ऑर्गन्स हैं वो एक ही कोई पूर्वज से विकसित हुए हैं। तो इन्हें कहते हैं समजात अंग, और इसके थ्रू हम जान सकते हैं कि ये स्पीशीज कितनी क्लोज है। अब दूसरा है एनालॉगस ऑर्गन्स, जिसे कहते हैं समरूप अंग। समरूप अंग क्या होते हैं? ये इस प्रकार के अंग होते हैं जो विभिन्न पूर्वजों से विकसित हुए होते हैं लेकिन उनके कार्य समान होते हैं। अब आप इस उदाहरण को देखिए, ये एक आपको चमगादड़ का अंग दिख रहा होगा और ये एक पक्षी का अंग है। तो एक पक्षी का पंख और चमगादड़ के पंख और कीड़ों के पंख, ये सारे जो हैं ये एक पूर्वज से नहीं आए हैं। चमगादड़ एक मैमल है, पक्षी एक मैमल नहीं है, कीड़े जो हैं वो तो बिल्कुल ही एक अलग प्रजाति है। तो ये सारे इनके कॉमन एंसेस्टर नहीं है, एक ही पूर्वज नहीं है, अलग अलग पूर्वजों से आए हैं और विकसित जो हुए हैं ये उनके कार्य समान है, एक ही कार्य के लिए विकसित हुए। चमगादड़ में भी उड़ने के लिए, पक्षी में भी उड़ने के लिए और कीड़ों में भी उड़ने के लिए। तो पंख का जो कार्य है वो एक है लेकिन पूर्वज अलग हैं। तो ये अलग अलग पूर्वज से विकसित हुए लेकिन उनके कार्य समान है। इन्हें कहते हैं एनालॉगस ऑर्गन्स या समरूप अंग। तो कौन से दो अंग हैं आप चलिए रिपीट करिए। पहला अंग तो है, पहला प्रकार है समजात अंग होमोलॉगस ऑर्गन्स और दूसरा है एनालॉगस ऑर्गन्स यानी समरूप अंग। अब आपको ये तो समझ आ गया होगा। अब हम फॉसिल्स के बारे में कुछ जानेंगे जिसे हम हिंदी में जीवाश्म कहते हैं। तो विकासीय संबंध खोजना, तो इसे फॉसिल से हम रिलेट कर रहे हैं। मृत जीवों के अवशेष जीवाश्म कहलाते हैं, यानी जो भी बहुत सालों पहले, सदियों पहले जीव जो मर चुके थे उनके जो अवशेष हैं, उनके जो रिमेन्स हैं वो फॉसिल्स कहलाते हैं। खुदाई की प्रक्रिया में ये माना जाता है कि जीवाश्म जितना गहरा होता है उतना ही पुराना होता है, और यह आपको तस्वीरों में कुछ जीवाश्म दिख रहे हैं। उदाहरण के लिए देखिए, आर्कियोप्टेरिक्स में सरीसृप और पक्षियों की विशेषता है। इसका मतलब है कि पक्षी डायनासोर से विकसित हुए हैं। तो जो सिमिलैरिटी है पक्षी में वो डायनासोर की जैसी सिमिलैरिटी है। तो डायनासोर का तो हम अब डायनासोर है ही नहीं, उसके तो सिर्फ जीवाश्म फॉसिल्स बचे हैं। तो फॉसिल्स में हमने देखा कि किस प्रकार की उनकी हड्डियों का स्ट्रक्चर था और उससे हमें समझ आया कि पक्षियों का जो स्ट्रक्चर है वो एकदम उससे मैच कर रहा है थोड़ा बहुत। तो जरूर से ये पक्षी उधर से उनके जो पूर्वज होंगे वो कहीं ना कहीं डायनासोर से मिले हुए होंगे। तो इस प्रकार से हम जीवाश्म के द्वारा भी जान सकते हैं कि स्पीशीज एक दूसरे से कितनी क्लोज है या कितनी दूर है, और इस प्रकार से वर्गीकरण कर सकते हैं। अब विकास के चरणों के हम बात करेंगे। 2000 वर्ष पूर्व से मनुष्य जंगली गोभी को एक खाद्य पौधे के रूप में उगाता है तथा उसके चयन द्वारा इससे विभिन्न सब्जियां विकसित हो गई हैं, जैसे कि ये है गांठ गोभी, ये है फूल गोभी, लाल गोभी, ये है ब्रोकली, ये है गोभी, ये है जंगली गोभी। तो इंसान ने क्या किया, जंगली गोभी को उगाना शुरू कर दिया और उसको अलग अलग प्रकार से फिर वो उगाने लगे, तो उनके अलग अलग उनकी वो पूरी की पूरी स्पीशीज बन गई। तो ये विकास के चरण होते हैं, इस प्रकार से विकास होता है। तो विकासीय संबंध खोजने का एक अन्य तरीका उस मौलिक परिकल्पना पर निर्भर करता है जिससे कि जनन के दौरान डीएनए में होने वाले परिवर्तन विकास का आधारभूत घटना है, विकास की आधारभूत घटना है। तो डीएनए की संरचना की तुलना में हम सीधे ही इसका निर्धारण कर सकते हैं कि इन स्पीशीज के उद्भव या फॉर्मेशन के दौरान डीएनए में क्या क्या और कितने परिवर्तन आए। विकासीय संबंध स्थापित करने में इस विधि का व्यापक स्तर पर प्रयोग हो रहा है। तो हम डीएनए को कंपेयर करके भी ये समझ सकते हैं कि किस प्रकार से कौन सी स्पीशीज किससे कनेक्टेड है, उसका कैसे डेवलपमेंट हुआ। और अब जो साइंस में इतनी डेवलपमेंट एडवांसमेंट हो गए हैं तो इसको यूज करके ये जानने की वो कोशिश करते हैं कि विकास के कौन से चरण रहे और स्पीशीज एक दूसरे से कितनी निकटतम है और कितनी दूर है, उनके पूर्वज कौन से थे। ये सारा वो जीन्स और डीएनए के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं।
अब हम आणविक जातिवृत्त यानी मॉलिक्यूलर फाइलॉजेनी के बारे में जानेंगे। ये क्या होता है? जातिवृत्त क्या होता है? एक प्रजाति या समूह के विकास का इतिहास, विशेष रूप से वंश की रेखाओं और जीवों के व्यापक समूह के बीच संबंधों के संदर्भ में। तो ये होता है जातिवृत्त। और फाइलॉजी की वह शाखा, मॉलिक्यूलर फाइलॉजेनी क्या होती है? ये फाइलॉजेनी की वह शाखा होती है जो किसी जीव के विकास के संबंध को निर्धारित करने के लिए डीएनए अनुक्रमों यानी डीएनए सीक्वेंसेस और आनुवंशिकी जेनेटिक्स में वंशानुगत आणविक अंतर का उपयोग करती है। इसे आणविक फाइलॉजेनी कहते हैं यानी मॉलिक्यूलर फाइलॉजेनी कहते हैं। तो ये उन प्रक्रियाओं को निर्धारित करने में मदद करती है जिनके कारण एक प्रजाति विविधता यानी डाइवर्सिटी प्राप्त करती है। तो मॉलिक्यूलर फाइलॉजेनी जो है ये एक रीसेंट साइंस में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है जिससे हम डीएनए सीक्वेंसेस और जेनेटिक्स का यूज करते हुए ये समझ पाते हैं कि एक प्रजाति या समूह के विकास का क्या इतिहास रहा है और उनकी वंश की क्या रेखाएं रही हैं, वो किस से कनेक्टेड है, वो किस जीव समूह से वो आपस में उनका संबंध रहा है। तो ये है आणविक जातिवृत्त। अब हम आपसे कुछ प्रश्न पूछने वाले हैं, इसका तुरंत उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न तो ये है कि उन अभिलक्षणों का एक उदाहरण दीजिए जिनका उपयोग हम दो स्पीशीज के विकासीय संबंध निर्धारित करने के लिए करते हैं। चलिए बताइए। तो इसके बारे में पढ़ा था ना। इसका क्या होता है, जो समजात अंग होते हैं यानी होमोलॉगस ऑर्गन्स जो होते हैं उनके बारे में हमने जब पढ़ा था तो ये जाना था कि ये वह होते हैं जो एक ही पूर्वज से विकसित हुए होते हैं और अलग अलग प्रजाति में अगर आप देखेंगे तो ये थोड़े थोड़े सेम से दिखते हैं। जैसे मेंढक, छिपकली, चिड़िया, इन सब का हमने चित्र देखा था ना कि किस प्रकार से उनके जो अंग हैं वो एक दूसरे से सिमिलर दिखते हैं क्योंकि वो एक ही पूर्वज से विकसित हुए होते हैं। तो ये एक कैरेक्टराइजेशन या हम देख सकते हैं कि होमोजेनस ऑर्गन्स जो हैं, समजात अंग हैं, वो एक स्पीशीज का ऐसा अभिलक्षण है जिसके कारण हम ये जान सकते हैं कि उनका विकासीय संबंध किस प्रकार से रहा है। चलिए दूसरा प्रश्न आपसे पूछते हैं। क्या एक तितली और चमगादड़ के पंखों को समजात अंग कहा जा सकता है? क्यों अथवा क्यों नहीं? तो क्या तितली और चमगादड़ दोनों के पंख जो हैं वो समजात अंग हैं? नहीं, क्योंकि वो एक पूर्वज से नहीं आए हैं। तितली तो एक कीड़ा है और चमगादड़ एक मैमल है, तो इन दोनों में कोई सेम पूर्वज नहीं रहे हैं, इसलिए इनके पंखों को समजात अंग नहीं कहेंगे क्योंकि इनके पंख विकसित इस प्रकार से हुए कि उनका सेम काम बन गया। उनका जो काम है वो समान है, तो दोनों उड़ने का काम करते हैं, लेकिन वो एक पूर्वज से नहीं निकले हैं, तो ये हम उन्हें सेम नहीं कह सकते, हम उन्हें समजात अंग नहीं कह सकते, बल्कि वो समरूप अंग हैं, वो एनालॉगस ऑर्गन्स हैं। अब तीसरा प्रश्न हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि जीवाश्म क्या है? वे जैव विकास प्रक्रम के विषय में क्या दर्शाते हैं? तो जीवाश्म को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? फॉसिल्स। और ये जैव विकास प्रक्रम के विषय में क्या दर्शाते हैं? चलिए इसका उत्तर आप दीजिए। जब हमें जीवाश्म मिलते हैं, जैसे हमें डायनासोर के जीवाश्म मिले, तो उन फॉसिल्स से हमें पता चला कि जो पक्षी हैं वो डायनासोर से रिलेटेड रहे होंगे, उनके कोई ना कोई पूर्वज कॉमन रहे होंगे, तभी उनका जो स्ट्रक्चर है पंखों का और सब कुछ बॉडी का, कोई बोन्स का स्ट्रक्चर, वो एक जैसे के समान है थोड़ा बहुत। तो जीवाश्म के द्वारा हमें पता चलता है कि विकास प्रक्रम किस प्रकार से हुआ और इस विकास अल्टीमेटली कैसे कैसे स्टेजेस में हुआ, और अब पक्षी हैं वो, उनके पूर्वज डायनासोर से रिलेटेड थे, तो इस प्रकार से विकास की ये पूरी प्रक्रिया हुई है, ये जीवाश्म हमें दर्शाते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक डिस्टिंक्शन जो कि जानना जरूरी है कि विकास प्रगति के समान नहीं है। ऐसा नहीं है कि नई स्पीशीज के उद्भव के लिए पहली स्पीशीज विलुप्त हो जाए। एक नई स्पीशीज की उत्पत्ति
हुई है। नई स्पीशीज की उत्पत्ति के लिए यह आवश्यक नहीं है कि पिछली वाली विलुप्त ही हो जाए। यह सत्य नहीं है कि मानव का विकास चिंपांजी से हुआ है। ऐसे कहते हैं ना कि हम लोग ह्यूमंस हैं, हम चिंपांजी से आए हैं, ऐसा नहीं है। वरना पहले मानव एवं चिंपांजी दोनों ही पूर्वज समान थे। दरअसल ये है कि हम दोनों के पूर्वज समान थे। चिंपांजी के पूर्वज और इंसान के पूर्वज कहीं ना कहीं कोई कॉमन रहा होगा, लेकिन ये नहीं कह सकते कि चिंपांजी और हम चिंपांजी से ही आ गए, ऐसा नहीं है। तो जैव विकास के सिद्धांत का अर्थ कोई वास्तविक प्रगति नहीं है। ऐसे नहीं है कि जैव विकास हुआ तो जो भी पहले जीव थे वो हमारे जितने डेवलप्ड नहीं थे, और जो हम हैं, हमारे अभी जो जीवन में शेर जो है वो डायनासोर से बेटर है। या हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि मकड़ी जो है वो बैक्टीरिया से बेटर है, और मकड़ी से बेटर है पंछी, और पंछी से बेटर इंसान है। हम ऐसा कुछ भी नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि ये सारे जो जीव उत्पन्न हुए ये अलग अलग परिस्थिति में हुए, अलग अलग पर्यावरण के चेंजेस के कारण हुए। उन्होंने सर्वाइवल किया अपना, उसको अडेप्ट किया, और ये उन चेंजेस के अकॉर्डिंग हुए हैं ये स्पीशीज डेवलप। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि एक स्पीशीज दूसरे स्पीशीज से ज्यादा बेटर है। तो प्रगति यानी डेवलपमेंट जो है वो विकास और एवोल्यूशन सेम दोनों नहीं है। ये चीज डेवलपमेंट एंड एवोल्यूशन यानी प्रगति और विकास, ये दोनों सेम कॉन्सेप्ट्स नहीं है साइंस के अंदर। ठीक है, तो विविधताओं की उत्पत्ति एवं प्राकृतिक चयन द्वारा उन्हें स्वरूप देना मात्र ही विकास होता है। विकास का केवल ये अर्थ होता है कि विविधता की उत्पत्ति होती है और प्राकृतिक चयन होता है, और उसके द्वारा उनका स्वरूप उनको मिलता है। तो ये होता है विकास, और इस प्रकार से विकास हुआ है। पर ये नहीं कह सकते कि जो पक्षी हैं वो डायनासोर से बेटर हैं, या फिर जो आगे कुछ हजार साल बाद कुछ भी जो होगा इस पृथ्वी पर वो उससे बेटर होगा। वो जो भी 1000 साल बाद पृथ्वी पे कंडीशन होगी पर्यावरण की, उस अकॉर्डिंग अडेप्ट करेगी जीव जंतु अपने आप को, और वैसी ही फिर स्पीशीज बनेंगी। ऐसा नहीं है कि हम एकदम डेवलप कर चुके हैं और प्रगति हो चुकी है और हम फाइनल स्टेज पे पहुंच गए हैं। ऐसा नहीं है, ये प्रगति नहीं है, ये केवल विकास है। तो अब मानव विकास के बारे में हम बात करते हैं। मानव विकास के अध्ययन के लिए उन साधनों को उपयोग करते हैं जिनका जैव विकास के लिए किया गया था, यानी यथा उत्खनन, समय निर्धारण तथा जीवाश्म अध्ययन के साथ डीएनए अनुक्रम का निर्धारण मानव विकास के अध्ययन के मुख्य साधन है। तो किस किस प्रकार से हमें पता चलता है कि मानव विकास हुआ है? उन्हीं प्रकार से जिस प्रकार से हमें दूसरे स्पीशीज के बारे में पता चला था, जैसे कि उत्खनन, समय निर्धारण, जीवाश्म अध्ययन और डीएनए अनुक्रम। इन सब का निर्धारण, ये सब के बारे में जानकर हमें ये जानकारी मिलती है कि मानव विकास किस प्रकार से हुआ। आमतौर पर त्वचा का रंग इस प्रकार की प्रजाति के निर्धारण के लिए प्रयुक्त किया जाता है। आधुनिक मानव स्पीशीज होमो सेपियंस के सर्वप्रथम प्राचीन मध्य सदस्यों को अफ्रीकी मूल पर खोजा जा सकता है। तो ऐसा कहते हैं कि जो हम होमो सेपियंस हैं, जो हमारी स्पीशीज है अभी जो चल रही है, तो ये होमो सेपियंस है, ये सबसे पहले अफ्रीका में आई थी, ये डेवलप हुई थी और उसके बाद पूरे विश्व में फैल गई। और इस प्रकार से मानव का ये विकास हुआ। पर हाँ, ये नहीं है कि मानव पहले एक बंदर था और अब एक मानव बन गया है। जैसे हमने पहले कहा, ये प्रगति, ये वो प्रगति नहीं है। हमारी कोई बंदर और मानव के कॉमन पूर्वज रहे हैं, लेकिन हम बंदर से नहीं निकले हैं। हमारा लेकिन कोई एक कॉमन पूर्वज था, हमारा कोई एक पूर्वज था जो कि कॉमन था। तो इस प्रकार से हम मानव विकास के बारे में जानते हैं। अब हम फिर से आपसे कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं, तुरंत ही इनका उत्तर दीजिए। पहला तो ये है कि क्या कारण है कि आकृति, आकार, रंग, रूप में इतने भिन्न पड़ने वाले मानव एक ही स्पीशीज के सदस्य हैं? अब हमने देखा होगा कि मानव जो हैं वो बहुत एक दूसरे से अलग अलग दिखते हैं। कुछ मानव कॉकेशियन होते हैं, कुछ एशियन होते हैं। तो ये सारी जो भिन्नता है आकृति, आकार, रंग, रूप में, इसके बावजूद हम कहते हैं इंसान इंसान है। ये हम सब सेम स्पीशीज में है। हमारी स्पीशीज अलग नहीं है, हमारी रेस अलग हो सकती है, हमारी एथनिसिटी या कुछ भी और चीज अलग हो सकती है, पर हमारी स्पीशीज सेम है। हम सारे इंसान हैं और इक्वल हैं। तो क्यों ऐसा हम कहते हैं?
क्योंकि हम में कोई डीएनए में विभिन्नता नहीं है। हमारा डीएनए का जो स्ट्रक्चर है, हमारे बॉडी का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो सेम है और हम एक दूसरे के साथ रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, हमारा लैंगिक प्रजनन हो सकता है। तो हमारी स्पीशीज सेम ही है और रेसेस डिफरेंट हो सकती हैं और ये सारी चीज़ें अलग हो सकती हैं आकृति आकार, पर हम सेम ही स्पीशीज के सदस्य हैं, इंसान सारे के सारे। अब दूसरा प्रश्न ये है कि विकास के आधार पर क्या आप बता सकते हैं कि जीवाणु, मकड़ी, मछली तथा चिंपांजी में किसका शारीरिक अभिकल्प उत्तम है? अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए। अब इसका उत्तर आप बताइए। चलिए इस वीडियो को पॉज करिए और इसका उत्तर दीजिए। तो इसका यह उत्तर है कि विकास के आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि मछली मकड़ी से ज़्यादा बेटर है या उसका ज़्यादा विकास हो चुका है, या चिंपांजी मछली से उसका ज़्यादा विकास हो चुका है और उसकी शारीरिक अभिकल्पना उससे भी उत्तम है। ऐसा हम नहीं कह सकते, क्योंकि मकड़ी का जो शरीर है वो किसी और पर्पस के लिए उस तरह से डेवलप हुआ है। उसके एनवायरनमेंट में, उसके पर्यावरण में जो भी परिस्थिति है वो उससे आसानी से उस प्रकार से उसको हैंडल कर सकता है। और चिंपैंजी का जो शरीर है वो एक अलग उसका डिज़ाइन है, वो एक अलग जगह पे रहने के लिए उसका डिज़ाइन है। और जो अगर हम बैक्टीरिया जैसी अगर जीव की बात करें तो बैक्टीरिया, हम ये नहीं कह सकते हम बैक्टीरिया से बेटर है, क्योंकि बैक्टीरिया अभी तक जीवित है और बैक्टीरिया जो है अगर वो सच में अगर वो कमज़ोर, जैसे हम कहते हैं ना कि कमज़ोर है, उनका शरीर अगर उत्तम नहीं होता तो अभी तक उनकी प्रजाति खत्म हो चुकी होती, लेकिन नहीं हुई उनकी प्रजाति खत्म। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट यही है। तो ये मकड़ी और बैक्टीरिया, चाहे चिंपैंजी कोई सा भी हो, हम ये नहीं कह सकते कि चिंपैंजी की शरीर बैक्टीरिया की शरीर से बेटर है और ज़्यादा डेवलप्ड है और उनका शारीरिक अभिकल्प ज़्यादा उत्तम है। ऐसा नहीं कह सकते। सबका शारीरिक अभिकल्प उनके प्रकृति के अनुसार डेवलप हुआ है, उस परिस्थिति के अनुसार, पर्यावरण में जैसे वो रह रहे थे उसके अनुसार वो डेवलप हुआ है, और इसलिए कोई सा भी किसी से बेटर नहीं है। सबके अलग अलग पर्पसेस हैं, सबका अलग अलग जीवन और शारीरिक विकास हुआ है। तो यही है इस प्रश्न का उत्तर। और इसके साथ हम इस चैप्टर के अब अंत तक पहुंच चुके हैं और अब इस चैप्टर को क्विकली एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है इसमें। सबसे पहले तो हमने आनुवंशिकता के बारे में जाना, फिर हमने जाना कि विकास क्या होता है, फिर हमने क्लासिफिकेशन कैसे होता है ये जाना, फिर हमने जाना कि स्पीशिएशन क्या होता है यानी जाति उद्भव क्या होती है, और इसके बाद हमने डिस्कस किया कि वर्गीकरण किस प्रकार से हम क्लासिफाई करते हैं अलग अलग प्रजातियों को, और फॉसिल्स और ये सारी जो अलग अलग तरीके हैं इस प्रकार से हम कैसे बताते हैं कि किसके कॉमन पूर्वज थे। हमने ये भी जाना कि अंग जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के अंग होते हैं, एनालॉगस, होमोलॉगस, इन सब का क्या अर्थ होता है। और इसके बाद हमने फाइनली मानव विकास के बारे में जाना कि किस प्रकार से मानव का विकास हुआ और किस प्रकार से उस विकास से हम अब इस स्टेज पर पहुंच चुके हैं कि हम इतने हाईली डेवलप्ड टेक्नोलॉजी को यूज़ कर पाते हैं, हम अपने इन सारी बातों को कर पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने इस पूरे चैप्टर में डिस्कस करी। मुझे उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें अच्छी, बहुत रोचक लगी होंगी और सब समझ भी आया होगा आपको। अब हम अगले चैप्टर में फिर से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आपका दिन बहुत ही खुश मिजाज तरीके से बीते और गुड बाय। तब तक बाय।